नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ व्यस्तताएं थी, कुछ रिसर्च वर्क थे जिन्हें कंप्लीट करना था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महत्वपूर्ण थी जिसे पूरा करके अब आपके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ। इस बीच में आपका जो सहयोग मिला है, उस सहयोग के लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी के द्वारा दिए गए सहयोग ने मुझे मोटिवेट रखा और पुनः चैनल पर आकर आपके बीच चर्चा करना और बातचीत करने का एक अवसर जो मिला, उस वही आपका मोटिवेशन था जिस वजह से आज मैं आपके बीच पुनः उपस्थित हो पाया। साथियों का फोन आप सभी का आता रहता था, बातचीत होती रहती थी। उसी बीच ये चर्चा हुई कि सर क्वेश्चन सीरीज को शुरू करिए। पिछली बार जहां पर मैंने आपको छोड़ा था, पीजीटी एजुकेशन का पूरा सिलेबस मैंने आपको कंसोलिडेट पढ़ाया था और वो एक ऐसा सिलेबस था जो लगभग एग्जाम्स में जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब जगह यूज हो रहा है। कई लोग पढ़ रहे हैं उसे, हर प्रकार अलग अलग प्रकार के लोग उससे फोन करते हैं, ठीक, जिनका अलग अलग पाठ्यक्रम में प्रवेश है। तो इस बात को हम सब ने समझा है, फिर से हम लोग उस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अब का जो आगे का सफर रहेगा आपके साथ, उस सफर में मैं प्रयास ये करूंगा कि एक हफ्ते के 3 दिनों में या कुछ दिनों में मैं आपको क्वेश्चन दूं और उसके बाद मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊं। क्वेश्चन दूंगा, कंटेंट पढ़ाऊंगा, ऐसे ही चैनल पर आपके साथ बने रहेंगे। और यहाँ पर जितने भी साथी जो नेट और पीजीटी, हायर एजुकेशन, टेट, सुपर टेट या शिक्षा साथ से जिनका कहीं भी दूर दूर तक नाता रिश्ता है, उनको यहाँ पर चैनल पर एक अच्छा कंटेंट, एक प्रभावी कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज मैंने क्वेश्चन लिए हैं 2011 के यूथ पब्लिकेशन की जितनी भी बुक्स हैं और आपकी एजीपी की है, तमाम बुक्स हैं। कई लोग आप फोन करते हैं कि सर क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, तो कंटेंट मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको पढ़ना है। वहां पर भी कई बार ऐसा आ रहा है कॉन्सेप्ट की कुछ क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, कुछ कहीं, तो उन सबको भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहाँ पर कौन से क्वेश्चन गलत है या कहाँ पर प्रकाशन की गलती नहीं है, क्वेश्चन पूछने वालों की ही गलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझने का प्रयास किया। पहला क्वेश्चन है हमारा 2011। ये क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं बनाया है, ये बाकायदा पूछा जा चुका प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है कि इसे मैंने फॉर्म किया है। ठीक, तो जो गलती है मैंने उस गलती को भी लिखा है यहाँ पर, जिससे आप सभी इसको समझ सके। पहला क्वेश्चन है, क्या मानवीय व्यवहार की व्यवहारवादी वैज्ञानिकों द्वारा अधिक व्याख्या की गई है? मानवीय व्यवहार की, ह्यूमन बिहेवियर की जो एक्सप्लेनेशन किया गया है वो तमाम प्रकार के वैज्ञानिकों ने किया है। संज्ञानवादी किया है, संरचनात्मक के किया है, कई सारे लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर को समझने, जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन जो व्यवहारवादी हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इसे किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है? तो दोस्तों, मैं आपसे 20 बार ये बातें बता चुका हूं कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आने वाले प्रश्न पत्रों में आपको काफी सहायता मिलेगी। तो ये जो 2011 में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2005 में। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा गया था, दिसंबर 2005 में ये नेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और वहां पर भी किसमें पूछा गया था? तो ये पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन होता है ना, कि पैराग्राफ पढ़िए और 5 प्रश्न सॉल्व करिए, उसमें कई प्रश्न है। इसीलिए कई जगहों पर इसे ये गलत मिल जाता है, क्योंकि ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसको लेकर के उन्होंने उठाकर पूछ लिया। अब बनाने वाले भगवान मालिक है उनका कि कितने कर्मठ थे और उन्होंने किस प्रकार से इसको इस प्रकार किया। ठीक है, तो 4 विकल्प यहाँ पे दिए हैं। मूर्त संप्रत्यय सामान्य विचारों से, संप्रत्तियों से और रचनाओं से। जिस दिसंबर में 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था, उस पैराग्राफ के आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा संप्रत्तियों से। मानवीय व्यवहार की व्यवहारवादी वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्या की गई है संप्रत्तियों के द्वारा। ठीक है, अच्छा भाई आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालक के विकास में, ठीक है, बालक के विकास में यहाँ पर मूर्त संप्रत्यय भी कई लोगों ने बताया हुआ है, लेकिन मूर्त संप्रत्यय के बारे में यहाँ पर पूरे पैराग्राफ को मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ, लेकिन बड़ा समय लगेगा। यहाँ पर मूर्त संप्रत्यय के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न आपका संप्रत्यय ही सही होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कई सारे हैं। ठीक है, जो भी लेकिन विकल्प देखते हैं, विकल्पों पर आधारित परीक्षाएं हमारे।
तो बालक का भौतिक एवं नैतिक वातावरण, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, माता पिता का शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर और बालक का सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक वातावरण। ठीक, वैसे तो प्रश्न का अच्छा जवाब ये होना चाहिए, लेकिन इसे माना गया है क्या, माता पिता का शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत समय आपका नहीं लेते। अनुदेशीय सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? जो हमारे अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत आप सबने पढ़ा था, तो इंस्ट्रक्शनल जो थ्योरी है उस थ्योरी का उद्देश्य क्या है, मतलब अब भगवान मालिक इनके सबके प्रश्नों की पूछने के तरीकों से। ठीक, यहाँ पर विकल्प पहला दिया है वर्णात्मक, और दूसरा अनुदेशी, तीसरा आदेशात्मक और चौथा मूल्यांकन। तो अनुदेशन सिद्धांत में एक फिक्स्ड शेड्यूल के आधार पर हम प्रश्नों का जवाब देते चलते हैं और उसी आधार पर हमें अपना रिजल्ट भी मिलता है जो हमने अपना काम किया। तो यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए आदेशात्मक होता है। ठीक है, इस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य की जगह पर यहाँ पर लिखा होना चाहिए अनुदेशीय सिद्धांत का प्रारूप होता है। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको तो आप सबने पढ़ा हुआ है, बिले तथा साइमन ने, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, जिस शिक्षा संस्था में नैतिक शिक्षा का समावेश नहीं है वह विद्यालय निरर्थक है। ठीक है, इसको मैंने आपको अपने नोट्स में आपको मैंने पढ़ाया भी है यहाँ पर, और एक इसका जवाब है गांधी जी का। ठीक है, बहुत ये क्योंकि आप सब लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे, इसलिए बहुत मैं इन पर विकल्पों को भी मैं बहुत नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, ये जो सीरीज है ये सिर्फ पीजीटी वाले पढ़े या हायर एजुकेशन वाले पढ़े सिर्फ उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो सुपर टेट वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सुपर टेट का पेपर पिछला उठाकर देख लो और उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये पीजीटी और इन सब एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, तो अगर वहां पे हो तो भी पढ़ो, फायदा करेगा। ठीक है, सुबह शाम पानी के साथ या दूध के साथ भी खा सकते हैं इसको। चलिए, विद्यालय पाठचर्या में SUPW का समावेश किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? SUPW सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जो था, इसके समावेश की सिफारिश तो कोठारी कमीशन में की गई है, इसका जवाब यही होगा चार विकल्पों में से। लेकिन इसके बारे में ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 में जो बनी थी उसके बारे में इसने बात कही थी। ठीक है, लेकिन इसे शामिल करने का, पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? तो कोठारी कमीशन हमारा जवाब होगा। ठीक है, बुद्धि के द्विकारक, देखो मैं इसलिए सारे विकल्प में पढ़ रहा हूं क्योंकि आपको बहुत समय गंवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत किसने दिया? आप सभी जानते हैं कि किसने दिया है, किसने दिया है? स्पीयरमैन साहब ने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो हम सब जानते हैं बुद्धि का हमारा दो कारक सिद्धांत स्पीयरमैन साहब ने दिया है। ठीक है, ना गिलफोर्ड ने दिया ना पियाजे ने दिया। बहुत मैं इसको, अभी हमारा अगला क्वेश्चन सांख्यिकी से आ गया, क्वार्टाइल एविएशन का। यदि Q1, Q2 तथा Q3 क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थांक है तथा Q एक अर्धांतरित चतुर्थांक है तो Q का मान क्या होगा? कोई बवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। Q इज इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ा रखा है, Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है क्वार्टाइल एविएशन का, यही आपसे पूछा गया है और आपका बी जवाब सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रवर्ती मापों में कौन सा माप सबसे अधिक स्थायी, सबसे अच्छा कौन सा है? केंद्रवर्ती माप कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? मध्यमान, मध्यांक और बहुलक। ठीक, तो इन केंद्रवर्ती मापों में पूछा गया कि सबसे अच्छा मान किससे मिलता है? तो सबसे अच्छा मान मिलता है आपको मध्यमान से। इन 3 विकल्पों से और क्या प्रश्न बन सकता है? जो आपका मध्यांक है, इस मध्यांक से आपको क्या मिलता है? तो मध्यांक से आप क्या स्थिति सूचक मान यहां से मिलता है। ठीक है, ये क्या है आपका स्थिति सूचक मान प्राप्त होता है। ठीक, क्योंकि मध्य का अंक ये क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है, स्थान बता रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रवर्ती मापों में कौन सा माप स्थिति सूचक माप कहलाता है? तो कौन कहलाएगा? मध्यांक। सबसे कम वस्तुनिष्ठ या सबसे कम स्थायी मान किससे मिलता है? बहुलक से मिलता है। ठीक है, जिसमें फॉर्मूला, जिसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, उसी को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक समूह में आता है? ये बालक के सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और इसी में मैंने आपको प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चैनल पर पढ़ा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कंफ्यूजन हो बात करिए। ठीक है,
कौन कौन सा साथी समूह, कक्षा समूह, पारिवारिक समूह और खेल समूह। तो प्राइमरी समूह के अंदर इन विकल्पों के आधार पर सबसे अच्छा जवाब हमारा पारिवारिक समूह होगा। क्यों कहा मैंने सबसे अच्छा जवाब? बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज द प्राइमरी ग्रुप ऑफ चाइल्ड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो विकल्पों पर आधारित जो परीक्षा होती है उसे हमें विकल्प पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक, बाकी हम कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं। विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समाज के कल्याण के लिए है। अच्छा भैया, ये विद्यालय के कल्याण के लिए है, ये विद्यालय और समाज दोनों के कल्याण के लिए, या भविष्य के समाज के निर्माण से संबंधित है? तो दोनों बातें इसमें आ गई हैं। विद्यालय में आकर बालक का बहुत अच्छा सामाजिक विकास होता है। हर जाति के, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग विद्यालय में मिलते हैं, एक सीट पर बैठते हैं, समान रूप से पढ़ते हैं, समान नियमों का पालन करते हैं। तो ये विद्यालय और समाज दोनों के कल्याण का के कॉन्सेप्ट से संबंधित है, इसलिए विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा गया है। ठीक है, जॉन डीवी इसके सबसे ज्यादा अच्छे समर्थक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया 12th नंबर का कि SER, ठीक है, इज इक्वल टू D इंटू SHR इंटू K-1 में K क्या है? ये बवाल कौन सा है? तो ये कुछ नहीं है, ये हमारे क्लार्क साहब जो हैं, ठीक है, क्लार्क अवध नहीं, ठीक है, सॉरी, हल महोदय। कौन? हाँ, क्लार्क हल, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? हल महोदय जो है, हमारे क्लार्क हल महोदय जो है, इनका जो सिद्धांत है प्रबलन सिद्धांत, उसी सिद्धांत पर ये कॉन्सेप्ट है। हल महोदय ने अपना जो सिद्धांत है इनका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, उस रिडक्शन थ्योरी में के आधार पर इन्होंने 16 नियम या 16 कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, जिसमें से इन 16 नियमों में जो बढ़कर आगे 17 हो गए थे, उन 17 नियमों में से 2 नियम थे, एक था रीइंफोर्समेंट का और एक था हैबिट फॉर्मेशन का। ठीक, दो फॉर्मूले, जो 2 नियम थे वो ज्यादा प्रचलित हुए, उनमें से ही एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये पूरा जो फॉर्मूला है, जो हमारे नेट के साथी अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो उनके लिए ये उनके लेवल का प्रश्न है और पूछ लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला पूरा इस तरीके से है। ठीक है, डी वी के, ठीक है, डी वी के और माइनस ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, आई आर प्लस एस आई आर ब्रैकेट बंद और फिर माइनस एस ओ आर। ठीक, इसमें से ये वाला जो हमको पूछा क्या गया है, हमसे ये के पूछा गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सबको देख लेते हैं क्या है ये। SER का मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्षणिक प्रभावी प्रतिक्रिया अंतःशक्ति, मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल, SER को। ठीक है, SHR D क्या है हमारा? D तो हम जानते हैं ड्राइव है, प्रबलन है, सॉरी प्रणोद है। SHR क्या है हमारा? इसको हम हैबिट स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसमें V क्या है? ठीक, इसमें तो के का जवाब आप लोग 20 बार पढ़ चुके हो। के का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन होता है। ठीक है, प्रबलन नहीं होता, प्रेरणा, प्रणोद नहीं है, प्रणोद ये डी है, डी नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, डी पूछा जाएगा तो आप प्रणोद लिखेंगे, SHR पूछा जाएगा तो आप कहेंगे आदत शक्ति कहेंगे। ठीक है, SER आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे क्षणिक प्रभावी प्रतिक्रिया अंतःशक्ति। ठीक है, आदत बल हैबिट स्ट्रेंथ ये है SHR। ठीक है, उत्तेजनात्मक क्षमता ये अभी अगला क्या है आपको मैं बता देता हूँ। डी मैंने आपको बता दिया। वी आपका क्या है? वी है उद्दीपक तीव्रता गति, स्टिमुलस इंटेंसिटी। ठीक है, और के आप जानते ही हैं। आई आर क्या है आपका? रिएक्शन इनहिबिशन है, प्रतिक्रिया अवरोध। फिर आपका SIR क्या है? ये आपका स्टिमुलस रिस्पांस, ये दोनों जुड़े हुए हैं SR का मतलब। ठीक है, अनुबंधित अवरोध है। और SOR क्या है? तो आपका अवरोधात्मक अंतःशक्ति। ठीक, तो ये जो एक छोटा सा सवाल है, ये लेवल वाला बढ़िया क्वेश्चन है जो पूछा गया था। ठीक है, इसमें मतलब जो हमेशा क्या होता है, मेरिट जो है वो 4-5 क्वेश्चन की ही बनती है, तो इसमें ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रश्नावली की विश्वसनीयता निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो 4 विधियां हैं, हम सबने पढ़ी है। समांतर प्रारूप, ठीक है, परीक्षण टेस्ट रीटेस्ट, ठीक, स्प्लिट हाफ, अर्ध विच्छेदन, ठीक, और आपकी तार्किक समरूपता विधि और समांतर प्रारूप। तो सबसे अच्छा कोडर रिसेप्शन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, KR थ्योरी मैंने आपको बढ़िया पढ़ाई हुई है, तार्किक समरूपता विधि सबसे अच्छी मानी जाती है।
ठीक। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा क्या है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया, देखो एक बार ये उत्तराखंड में भी पूछा गया है, ठीक, आपके यहाँ भी पूछा गया है, और यहाँ पर शिक्षा निवेश के रूप में है या किस रूप में है, तो इसके मैंने बाकायदा उनको, जो साथी उत्तराखंड के थे, जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसका सही जवाब क्या होगा, तो वहां पर ये फंसने वाला क्वेश्चन है। फिलहाल इसका जवाब इन विकल्पों के आधार पर निवेश होगा। ठीक है, शिक्षा को एक निवेश कहा गया है जो भविष्य के निर्माण में सहायक होगा। आगे पहली, देखो मैंने जो गलत है वो गलत है लिखा है, इस चक्कर मत रहना। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है मनोविज्ञान का, कि विलियम वुंड साहब ने पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला लिपजिंग शहर में लगाई थी। लेकिन ये चचा का पूछे हैं, ये पूछे हैं कि पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला, इसमें वुंड का नाम ही नहीं कहीं नहीं दिए हैं। देखो बेचारा कितना रो रहा होगा। तो इसमें जो प्रश्न होना चाहिए वो विकल्प के आधार पर होना चाहिए, पहली शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की? ठीक, तब तो थॉर्नडाइक होते तो हम मान लेते। ठीक है, ये विकल्प, चारों विकल्प गलत हैं। इन चारों विकल्पों का अगर प्रश्न पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, वुंड साहब ने की। अगर यही सवाल ऐसे होता कि पहली शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो वो जवाब आपका थॉर्नडाइक होता। हो सकता थॉर्नडाइक माने हो उस समय 2011 में, ठीक, और हम 2011 में बीएड कर रहे थे, तुमको पता नहीं। दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति क्या है? दूसरों पर अपनी भावनाओं को आरोपित करने की युक्ति क्या कहलाती है? तो ये अंतःक्षेपण कहलाती है। शायद मैंने आपको भी चैनल पर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है। ठीक, ये बहुत बेहतरीन चीज है। नाचना आवे आंगन टेढ़ा, ठीक है, और अंगूर खट्टे हैं, ये जो सारी चीजें हैं, विस्थापन, प्रक्षेपण, पहचान, अंतःक्षेपण, शायद पढ़ाई भी है या नहीं पढ़ाई है, देख लूंगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, या फिर मैं अपना चेक कर लूंगा एक बार कि मैंने आपको इसको पढ़ाया कि नहीं। ठीक है, ये व्यक्तित्व की हमारी जो रक्षा शक्तियां हैं, रक्षा शील्ड है, उस आधार पर ये चीजें बनाई जाती हैं। हम अपने अहम को किस प्रकार से सेटिस्फाई करते हैं, वो ये सारी विधियां है। ठीक है, दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति क्या कहलाती है? ठीक, तो उसे हम अंतःक्षेपण कहते हैं। ठीक है, समायोजन की युक्ति। मध्यकालीन युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल किसने दिया है? ठीक है, तो इन चारों विकल्पों के आधार पर अकबर सही जवाब होगा। वैदिककालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? वैसे तो वैदिककालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र होना चाहिए काशी। ठीक है, लेकिन इन विकल्पों के आधार पर क्या सही जवाब होगा? तक्षशिला होगा। ठीक है, उप संपदा संस्कार संबंधित है। उप संपदा किससे है बताओ? उप संपदा किससे है? ठीक है, उप संपदा हमारा किसमें है भैया? ठीक, तो पबज्जा और उप संपदा हमारा बौद्ध में है। ठीक है, उपनयन, समावर्तन, विद्यारंभ, वेदारंभ वैदिक में है। मुस्लिम में क्या है? इसमें बिस्मिल्लाह खानी रस्म है। ठीक है, ब्रिटिश शिक्षा में क्या है? कुछ नहीं है, आओ नमस्ते करो, एडमिशन पैसा दो, एडमिशन करो। ठीक, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप व्यावसायिक, आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक। वैसे तो ये बनाने वाले प्रश्न बना देते हैं। ठीक, वैदिक कालीन शिक्षा में सारी चीजें थी व्यवस्था के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा के प्रमुख अंग क्या थे? वैसे ये सारे अंग थे, लेकिन सवाल का जवाब होगा वेद। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाता था। पगले हैं, कौन कौन सा प्रश्न पत्र बना दे, पकड़ के मारने वाला है। इतने बड़े विद्वान पेपर बनाते हैं, उसके बाद ऐसी बेवकूफ़ी वाले प्रश्न डालते हैं, तो मन करता है इनको क्या बता रहने दो। अच्छा, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट संसद में कब पारित किया गया? ठीक है, तो बना 9 में और पारित कब हुआ? 10 में। ठीक है, पारित कब पूछा? पारित पूछा गया ना। अच्छा, पारित 2009 में। ठीक है, लागू कब हुआ? 10 में। ठीक है, तो सब इसमें 9 छप गया है, तो उसको अपने हिसाब से समझ लेना। एक को 8 कर लेना, एक को 9 कर लेना। ठीक है, तो पहला वाला 8 है, दूसरा वाला ये सी ऑप्शन यहाँ पर 8 होना चाहिए, 2008। ठीक, और ये जवाब आपका 2009 सही होगा। ठीक, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन थे? तो बौद्ध काल में हमारे पास मठ और विहार थे। ठीक है, इसमें भी ये गड़बड़ करते हैं, बच्चों को परेशान करने वाली चीजें हैं। ठीक, यहाँ पर इसके आधार पर बौद्ध मठों में इसको पढ़ाया जाता था। ठीक है, बौद्ध मठ एवं विहार मैंने आपको पढ़ाया हुआ, किताबें भी यही कहती हैं, लेकिन अब जो ये बताएं इनको मानना पड़ेगा। इनमें से कौन विचलनशीलता का, डेविएशन का मापक नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा मापक नहीं है?
डेविएशन के कौन कौन से हैं? तो डेविएशन के 4 हैं। रेंज है आपका, है ना, ये भी डेविएशन का है। क्वार्टाइल डेविएशन आपका है, ठीक है। और आपका कौन है? मीन डेविएशन आपका है ना, मध्यमान। और आपका सबसे अच्छा वाला कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें से ये कौन सा मध्यमान मानक प्रसार क्षेत्र? मध्यमान हमारा नहीं है, मध्यमान हमारी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको, 50-50 का पढ़ाएंगे, 50 आज 75 कल, ठीक, कंप्लीट हो जाएगा। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ है? तो विश्वविद्यालय अधिनियम कब? 1901, 2, 3, 4। तो ये पारित आपका हुआ है 2004 में, है ना। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ? 4 में। 2 में क्या बना है? विश्वविद्यालय आयोग बना है, ठीक है। कौन सा बना? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ये अपना कर्जन है इस समय। और 1 में क्या हुआ है? तो आप सब जानते हो 1 में क्या हुआ? शिमला शिक्षा सम्मेलन। इसीलिए मैं कहता हूँ सबके लिए ये क्वेश्चन है। अब शिक्षा शास्त्र वाले आप कहाँ से प्रश्न लाएंगे, ठीक है, सब रहेगा तो इधर है उधर। और 4 में आपका इसी आयोग की सिफारिशों को संसद में अधिनियमित कर दिया गया। तो अधिनियम आपका 1904 में, ठीक। गोखले विधेयक किससे संबंधित था? तो गोखले विधेयक संबंधित था आपका प्रारंभिक शिक्षा से, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। इसको यहाँ पर होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा। ये जो यहाँ विकल्प लिखा हुआ है माध्यमिक, यहाँ पर विकल्प लिखा होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए? प्राथमिक शिक्षा, ठीक। तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा वाला देखो यही है, दोनों चीजें सही है, ठीक ठीक। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा कि प्रारंभिक शिक्षा कब कहा गया, प्राथमिक शिक्षा कब कहा। प्रारंभिक शिक्षा बहुत दिनों तक नामे नहीं लिया गया, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण के लिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ठीक है, तो गरीबी जिम्मेदार है कि वर्ग व्यवस्था जिम्मेदार है कि निरक्षरता? तो सामाजिक जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसके लिए वेल्थ, पावर और स्टेटस आपको मैंने पढ़ा रखा है, उसको आप पढ़िए। सामाजिक आर्थिक दर्जा सबसे अच्छा जवाब इनमें से होगा, है तो और भी, लेकिन सबसे अच्छा जवाब क्या होगा? सामाजिक आर्थिक दर्जा। सामाजिक विकास किससे अनिवार्यता संबंधित है? ठीक, सामाजिक विकास किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था की मांग, ठीक है, भांग, ये टाइप करने वाला भी भांग खा लिया होगा, ठीक। सामाजिक व्यवस्था की मांग, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के अनुकूल, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कौशलों का विकास। हम सब जानते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? ये हमारा होना चाहिए सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के अनुकूल। और हरलाख की हमने परिभाषा भी तो पढ़ी है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल बालक का जो सोशल डेवलपमेंट है उसी को हम सामाजिक विकास कहते हैं, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के अनुकूल। अगला क्या है? देखो, अनुमोदन और ईमानदारी, ये भी आपका दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है। कैसा, मतलब अब सोच लो क्या हाल चाल है। ऊपर वाला जो पहला वाला क्वेश्चन था वो, और एक बीच में और चला गया वो, और ये भी अनुमोदन और ईमानदारी, ये भी वही दिसंबर 2005, वही पैराग्राफ, और उसी में से ये उसका 49 नंबर का सवाल, अनुमोदन ईमानदारी, ठीक है। तो अनुमोदन और ईमानदारी यहाँ पर क्या है? अनुमोदन ईमानदारी यहाँ पर संप्रत्यय है, ठीक है, रचना। इसमें दोनों चीजों के बारे में बताया गया, संप्रत्यय और रचना का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर संप्रत्यय होगा। अनुमोदन और ईमानदारी क्या है? संप्रत्यय। बुद्धि को उन्होंने संप्रत्यय कहा, लेकिन बुद्धि और को संप्रत्यय और रचना दोनों कह दिया है। आगे सवाल आएगा, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है, हाँ ठीक है। मानसिक विकास तीव्र होता है, हाँ ठीक है। दूसरों पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल भैया, मैंने आपको पढ़ा है। नैतिकता का विकास नहीं हुआ होता है, ठीक है। पापा को भी नाम से बुला लेता है, पापा गुस्सा हो जाता तो फिर डांट भी देता है ना। व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं, व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बहुत भगवान वाली है। अभिवृद्धि, व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं हैं, अधिगम एवं अभिवृद्धि, अधिगम एवं अपरिपक्वता, विकास की प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी, ठीक है। व्यक्तित्व के विकास का निवारण, ठीक है। अब ये व्यक्तित्व के विकास से संबंधित चीजें हैं और इनमें सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक। एक क्वेश्चन बहुत प्रचलित है, बहुत जगह पूछा गया है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। बहुत पेट क्वेश्चन है जेबी वॉटसन साहब का, सब लोग पढ़े हो, इसलिए मैं बहुत टाइम इसमें नहीं ले रहा हूँ। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो ठीक रहो। मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ, ये कथन किसका है?
तो ये हल साहब का नहीं है, मनोवैज्ञानिक है। गुथरी का नहीं है क्योंकि ये भी वैज्ञानिक है। युंग वही व्यक्तित्व वाले, ये भी नहीं है। डेकार्ट साहब जो है ये है इसका जवाब। और ये जो है आदर्शवादी थे। कौन थे? डेकार्ट महोदय जो थे वो आदर्शवादी थे। इनका भी आदर्शवाद अपना अलग वाला था। ठीक है, मैंने पढ़ाया है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बिने साहब हैं, टर्मन नहीं है। ठीक है, बिने टर्मन साथ साथ थे लेकिन बिने का नाम ज्यादा आएगा। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग करेंगे? तो तत्परता, प्रवीणता, प्रवीणता तो नहीं करेंगे, उपलब्धि और निदानात्मक। तो कौन सा करेंगे हम? निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए हम निदानात्मक परीक्षण का उपयोग करेंगे। ठीक है, निदानात्मक से क्या होता है? डायग्नोस्टिक। जब हमारा टेस्ट होगा उससे हमें बच्चों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और जब जानकारी मिलेगी उसी आधार पर हम पढ़ाएंगे। ठीक, निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। एक छात्र विज्ञान के प्रश्नों को करते हुए किसी एक प्रश्न पर अटक गया और कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्त सूझी और समस्या हल हो गई। ठीक है, तो ये किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? तो ये सूझ वाला है, इसमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सक्रिय अनुबंधन नहीं है, क्लासिकी नहीं है, श्रेणीबद्ध नहीं है, ये सुप्त नहीं, सूझ है। ठीक है, सूझ। चलो पढ़ाते पढ़ाते सब चीजें मिल भी रही है तो सही कर लेंगे। सूझ द्वारा अधिगम। ठीक, योगात्मक मूल्यांकन है तो निम्नलिखित में से योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? बताओ। योगात्मक मूल्यांकन ये समेटिव इवैल्यूएशन है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, और ये हमेशा लास्ट में होता है जब आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है या सेशन कंप्लीट हो जाता है। योगात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो अब आपका जवाब आ ही चुका होगा दिमाग में। उपलब्धि परीक्षण, निर्धारण परीक्षण, अभिवृत्ति या तत्परता। तो हम अचीवमेंट टेस्ट करते हैं, उपलब्धि परीक्षण करते हैं। इसके लिए आखिरी में ही हमें पता चलता है कि इसने क्या अचीव किया। ठीक है, दिमाग में बात पहुंचे नहीं पहुंचे? निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो गांधीवादी पाठ्यक्रम से मुख्य पाठ्यक्रम से संबंधित, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम और उद्योग केंद्रित। भैया देखो किताबें 50 प्रकार की हैं और उसमें जितनी बार जो छापते हैं उसमें अलग अलग प्रश्न बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य पाठ्यक्रम की बात कम की गई है, सह संबंधित, क्रिया केंद्रित, उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम की बात कही गई है। ठीक है, और जिसे आप किताबों में पढ़ सकते हैं। विज्ञान के लक्ष्य के बारे में संबंधित है, ये भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये शायद हमको लग रहा है 2005 में वो वाले क्वेश्चन आए हैं, ये भी वैसे ही आसपास में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, विज्ञान के बारे में कम प्रयत्न में अधिक प्राप्त करना, उत्पादन लागत को घटाना, प्रकृति पर नियंत्रण और दैनिक समस्या समाधान। वैसे तो ये इसका सही जवाब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये उत्पादन लागत को घटाना की बात कही गई है, या फिर इसमें कई बार ये भी हमारा प्रश्न हो सकता है। ठीक है, कि कम प्रयत्न में अधिक प्राप्त करना। ठीक है, कम प्रयत्न में विकल्प के आधार पर कौन सा है सही है? कम प्रयत्न में अधिक प्राप्त करना। ठीक, बाकी सही सभी है। एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करो इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में ना है। ठीक, वैसे अब कम आने लगे हैं। एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है। ठीक, छात्र किस नियम का पालन कर रहा है? तो तत्परता का नहीं, पुनर्बलन का नहीं, निकटता का नहीं, अभ्यास का। देखो होता क्या है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक, लेकिन प्रश्न कई चैनल्स में वो प्रश्न क्या करते हैं, सरल सरल वाले प्रश्न अपने पास रखते हैं और उन्हीं को वो बताते हैं बच्चों को और अपनी मजबूती दिखाते हैं। पेपर जैसा पूछा गया है वैसा प्रश्न पत्र मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। मैं बहुत ज्ञाता नहीं हूँ कि हमको सब आता है, ठीक, लेकिन जो पूछा गया है वो आपके सामने मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक, उसमें क्या गलत पूछा गया है, क्या सही पूछा गया है, ये सब सारी चीजें आपके सामने है। गलती गलती तो सबसे हो जाती है। बुद्धि एक है, अब बताओ संप्रत्यय रचना। एक पैराग्राफ में इन्होंने संप्रत्यय दे रखा है और रचना दे रखा है, लेकिन लास्ट में जब उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धि का अभिप्राय एक संप्रत्यय या एक रचना के बजाय लगभग दोनों है। ठीक, पैराग्राफ वाला मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाना चाहिए, संप्रत्यय एवं रचना का जवाब होना चाहिए। ठीक, अब देखो ये भी जो लास्ट वाला है आपका क्वेश्चन, इसके 42 नंबर का, ये भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आया। आत्मनिर्देश है, ठीक, तो यहाँ पर कठोर अनुशासन, आत्मनियंत्रण, विकासात्मक उपागम, शैक्षिक। किताबों में आपको आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया है, किताबों में आपको विकासात्मक उपागम के बारे में बताया गया है,
विकल्प के आधार पर ये विकासात्मक उपागम है बच्चों में अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, आत्मनिर्देश क्या है? विकासात्मक उपागम है। पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, प्रयास में कर रहा हूँ, गलती ना हो। विद्वान जो हमारे साथी हैं, जो पुराने हैं, मैं उन सबसे भी आप आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आप लोग अगर चैनल देख रहे हैं, जो गड़बड़ी है वो आप बता भी सकते हैं। ठीक, लेकिन मैंने प्रयास किया है, इसीलिए मैं देर से आता हूँ, लेकिन दुरुस्त आने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कि सारी चीजों को आपके सामने रखो। स्वानुशासन सहायता करता है। ठीक, स्वानुशासन चरित्र विकास में, कक्षा प्रबंधन में, पाठ्यक्रम विकास में और शैक्षिक उद्देश्यों में। तो इसका सही जवाब होगा चरित्र विकास में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो जीवन में अनुशासन आवश्यक है, अच्छी बात है। अनुशासन से शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है, ठीक बात है। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो सब जानते हो, तुम लोग होशियार आदमी हो, पढ़े लिखे हो, उपरोक्त दोनों। ठीक, अवसर वंचित बालकों का स्वप्रत्यय बहुत निर्भर होता है। अवसर वंचित, जिनको भैया अवसर नहीं मिला, तो उनका स्व कॉन्सेप्ट, तो सेल्फ जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो तो गड़बड़ी रहेगा, वो हमारा उतना मजबूत रहेगा नहीं, क्योंकि हम उसको यूज नहीं किए हैं, उसको हम देखे सुने नहीं है। तो देखो विकल्प पढ़ो क्या कहता है। स्वप्रत्यय बहुत निर्बल होता है, क्यों? क्योंकि वो कक्षा में असफल होते हैं, वो कक्षा में खामोश रहते हैं, वह जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनकी योग्यताओं का आकलन कठिन है। 45 नंबर का सवाल है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जीवन में ऐसी ही समस्याओं का सामना किया हुआ है, क्योंकि उन्हें अवसर नहीं मिला उन चीजों को प्राप्त करने का, उन चीजों को समझने का। जब तुम्हें अवसर नहीं मिला तो कौन सीखने का? निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति प्रतिपादित किसने की है? तो इन चारों चचाओं ने नहीं की है, ये जितने बैठे हैं। ठीक, आगमन निगमन में उत्तर होना चाहिए, इनको हम इससे गुस्सा आती है, छोड़ गुस्सा करना गलत बात होती है ना। इसका जवाब वैसे तो एक हो जाता है अरस्तु। ठीक है, एक हो जाता है, अगर हम बात कर लें फ्रांसिस बेकन। कौन सा दूसरा जवाब हो सकता है? फ्रांसिस बेकन हो सकता है। दोनों नहीं है इसमें। ठीक, तो अब इसमें मान लो प्लेटो, मान लो, और क्या है। ठीक, लेकिन होना नहीं चाहिए, गलत जवाब। चारों विकल्प क्या है? गलत है। ठीक, बुद्धि और वृद्धि और विकास। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रक्रिया अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती है। सतत और व्यापक, संचित और सतत, दिशात्मक तथा संचित और सतत तथा दिशात्मक। तो पहली लाइन में मैंने जब आपको पढ़ाया है मनोविज्ञान, तो पहला चैप्टर मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया है, और आपको मैंने बताया है कि क्या है, एक कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, सतत एवं व्यापक है। ठीक है, अच्छी तरह सतत और व्यापक के रूप में की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? अप्रचलित है। ठीक है, तो नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक, इसमें से हमारा टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा और काई स्क्वायर टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, कौन सा हमारा? काई स्क्वायर हमारा कौन सा है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। निम्नलिखित बहुत बार पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से किसने समायोजन सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया? ठीक, निम्नलिखित में से किसने तो सिगमंड फ्रायड, वाटसन, युंग, ये सब मनोवैज्ञानिक हैं। वैसे लेजारस भी है, लेकिन लेजारस का जो वर्क है वो अलग फील्ड में है। ठीक है, ये हाँ आपको मैंने पढ़ाया है। कहाँ पढ़ाया है बताओ जरा, कोई होशियार आदमी हो तो। लेजारस का मैंने एक आपको सिद्धांत पढ़ाया, कहाँ पर? संवेग में पढ़ाया है। ठीक है, संवेग जब पढ़ाया है तो वहां मैंने आपको लेजारस के बारे में बताया। ठीक है, चलो, तो किसने प्रस्तावित नहीं किया? लेजारस ने किया। कौन सा दिया था? संवेग दिया था। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। ठीक सॉरी, सचेतन व्यवहार है, उत्तरदायित्व का स्थानांतरण है, प्रतिरक्षा विवाद का साधन है। ठीक है, ये दो विकल्प इसके संबंधित हैं। इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? तो इसे फिलहाल के रूप में ये माना जा सकता है व्यक्तित्व की रक्षा शील्ड के रूप में, लेकिन सवाल का जवाब ये भी बनता है प्रतिरक्षा विवाद का साधन। जब हम अपने ऊपर सेल्फ डिफेंस को प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी हम अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन किताबों में आपको इसका नाम व्यक्तित्व की रक्षा शील्ड के रूप में कहा गया है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आज हो गए हैं, 34 मिनट लगा है। ठीक है, कल और कम समय लगेगा, आपको 75 क्वेश्चन कराने हैं, और इसी तरीके से क्रमवार हम लोग एक एक ईयर को कंप्लीट करते आगे चले जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए,
शेयर करिए कि आपके साथी आपके बीच आ चुके हैं, है ना। थोड़ा सा आपको सहयोग करना पड़ेगा चैनल को आगे बढ़ाने में, और आपके साथ मैं बना रहूँगा। जो भी सहयोग मुझसे हो सकेगा मैं आपको करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। भारत माता की जय।